नदी बनो बहते चलो, सागर से अब मिल जाएगा, सागर भी आगे जाकर महासागर हो जाएगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हस्ताक्षर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जो चिंतक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, शिक्षाविद हैं, साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। हम आपका जब परिचय करा रहे हैं तो उसमें जो सब पर भारी पड़ता है वो है पत्रकार। आपकी शुरुआत एडमिशन आपने पत्रकार बनने के लिए लिया और आज हम जहां पर आपसे चर्चा कर रहे हैं आप उसी विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं जहां पर आपने पत्रकारिता का क ख ग सीखा। यहीं से शुरुआत करते हैं। बतौर छात्र जब आपने एडमिशन लिया और आज जब आप कुलगुरु हैं, छात्रों को एडमिशन दे रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? नहीं, वैसे इसकी जो यात्रा है विश्वविद्यालय की 36 साल हो गए हैं। 1990 में इसका एक्ट बना था, 91 में इसका पहला बैच आया, दूसरे बैच में मैं आया और मैं एक छोटे कस्बे से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद मैं चला गया अखबारों में, फिर चैनलों में, फिर लौटकर जब मैं यहाँ आया हूँ तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। अंतर ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 गिना दूं। आप जानते हैं कि पिछले 25 सालों में खासतौर से टीवी चैनल आने के बाद, सैटेलाइट 24 घंटे के न्यूज़ चैनल आने के बाद में मीडिया की पूरी दुनिया में जो बदलाव हुए हैं वो पिछले 100 सालों में नहीं हुए थे, इतनी तेज गति से हुए। और इंटरनेट आने के बाद में तो ये बदलाव की जो रफ्तार है वो और कई गुना बढ़ गई है, जो डिजिटल तक चली गई है। तो आज की परिस्थिति की तुलना अगर आप 1990 के दशक के दूसरे साल जब मैं यहाँ आया था तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी है मीडिया की। पूरी दुनिया बदल गई है, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो हमने देखा है कि आपके सीखने की ललक और एक विधा में पारंगत होने के बाद दूसरी विधा में फिर शुरुआत करना, क्योंकि हम जो जिक्र कर रहे थे, चाहे साहित्य के क्षेत्र की बात हो या देश भ्रमण की बात हो, एक पड़ाव जब पूर्ण हो गया है तो फिर अगले पड़ाव की ओर। देखिए, ऐसा है कि अगर आप मीडिया में हैं तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए तो आपको 24 घंटे अपनी तैयारी रखनी ही पड़ेगी। जब सन 2000 में 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल का दौर एक आया और चैनलों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, तो इससे पहले तो 24 घंटे के चैनल नहीं थे। तो उनको चलाने के लिए कौन लोग थे जो आए और जिन्होंने उन चैनलों को स्थापित किया, और आज तक वो बहुत अच्छा चल रहे हैं सभी चैनल, और नए नए चैनल आए, रीजनल और लोकल तक उनका विस्तार हुआ। तो जो पहली फौज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई, दरअसल वो थी जो प्रिंट में काम कर रही थी। तो जो प्रिंट में काम कर रहे थे वो सभी तो नहीं आए, जिन्होंने समय के अनुसार स्वयं को बदलने में जिनकी रुचि थी और जो बदलाव का स्वागत कर सकते थे, उसके अनुसार तैयारी कर सकते थे, तो उन लोगों ने ये जोखिम लिया। उनके लिए ये जोखिम था उस समय जब वो चैनल ज्वाइन कर रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि वो सफल होते, वो असफल भी हो सकते थे। हो सकता है कई लोग वापस प्रिंट में लौट गए हों। मैं खुद टीवी में गया 2003 में और 6 में लौट के वापस प्रिंट में आ गया। मुझे यह लगा कि मैं इस माध्यम के लिए शायद अनुकूल नहीं हूं, तो मुझे वहां होना चाहिए जहां के लिए मैं ठीक ठाक हूं, तो मैं वापस प्रिंट में आ गया। तो समय के अनुसार बदलती तकनीक के हम कदम होने की तैयारी और सामर्थ्य तो सबको विकसित करनी ही पड़ेगी। अगर आप मीडिया जैसे अनिश्चित, चारों तरफ अनिश्चितताओं से भरे हुए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और टिकना चाहते हैं, लंबा एक समय गुजारना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं, तो समय और तकनीक के अनुसार जो भी बदलाव उसमें आ रहे हैं उसके अनुसार खुद को ढालने की तैयारी मानसिक होनी ही चाहिए। अब जब हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lulground.com पर आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं, आपका हम हस्ताक्षर ले रहे हैं, तो एक टिप्स जरूर हम स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पर पत्रकारिता के स्टूडेंट के लिए आपसे लेंगे कि अनिश्चित भरा ये दौर है, टिके रहने के लिए क्या करना? इसके लिए जो पहली ही शर्त है वो ये है कि बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ हासिल करने की बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत शीघ्रता में हैं और आप चाहते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही आप वो सब हासिल करने जो लोगों को 2-2 दशक घिसने के बाद, अपने आप को तैयार करने के बाद, तमाम शहर और नौकरियां बदलने के बाद हासिल होता है, वो 1-2 साल में आपको कोई चमत्कार घटित नहीं हो सकता। तो बहुत धैर्यपूर्वक काम करें, खूब सब्र से अपनी मेहनत करें। जो काम आपको आपके सीनियर, आपका जो भी अखबार है, चैनल है, वहाँ जो भी भूमिका आपकी बनी है, उस भूमिका में खरा उतरने की आपकी पूरी तैयारी होना चाहिए और एक धैर्य के साथ में काम करना चाहिए। तो संघर्षों के कुछ वर्षों का पड़ाव पार करने के बाद
ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि वो आपकी कल्पना के भी परे है जो आपको मिलने वाला है, यदि आप धैर्यपूर्वक लगातार सतत लगे रहेंगे तो। अब एक बार फिर मैं आपको 30 साल 35 साल पीछे यानी 90 के दशक में ले जाता हूँ, जब विजय मनोहर तिवारी एक स्टूडेंट थे और पढ़ाना भी शुरू कर दिया था एमएससी के बाद। फिर आपने पत्रकारिता में दाखिला लिया और सुना है कि आप इस यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कुलगुरु होने के बाद भी पढ़ाते हैं। तो जो आपने पढ़ा और आज पढ़ा, नहीं, ये बड़ा रोचक है। ये मैं मैथमेटिक्स में एमएससी हूं। मैं पत्रकारिता की पाठ्यक्रम के लिए इस विश्वविद्यालय में 92 में आने के पहले मैं अपने कॉलेज में, जहां मैंने एमएससी किया था, उसमें मैंने 1 साल कॉलेज में टीचिंग किया और मुझे लगा कि शायद ये काम भी वो नहीं है जो मैं ठीक से कर सकता हूं। तो मुझे लिखने का शौक था, मेरी माँ ने मुझे कुछ लिखने की लत लगाई थी, तो कहाँ जाऊं। तो ऐसी एक धारणा बनी कि अगर कुछ लिखना चाहते हैं जीवन में तो आपको अखबार की नौकरी करना पड़ेगी। कोई ये बताने वाला नहीं था हमारे समय कि अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए आप बैंक की नौकरी भी कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाके पढ़ा भी सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। लिखने के लिए कोई अखबार की नौकरी ही जरूरी नहीं है। लेकिन मेरे मन में यह था कि मैं अखबार में जाऊंगा तो ही कुछ लिख पाऊंगा। तो मैं इसी विश्वविद्यालय में डिग्री लेने आ गया। फिर यहां से मेरी एक पत्रकारीय यात्रा शुरू हुई। अब मेरी कल्पना में नहीं था कि जिस अध्यापन के कार्य से बचकर मैं इस फील्ड में आया था लिखने के लिए, नियति मुझे लौटा के वहीं क्लासरूम में ले जाएगी। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये तय किया कि एक कुलगुरु के रूप में जो प्रशासनिक और जो कुछ भी योजनाओं के और उनके तमाम इसको निर्णय लेने की जो भूमिका है, उससे हटकर मुझे थोड़ा सा विद्यार्थियों के बीच में भी सक्रिय होना चाहिए। तो मैंने उनके बीच में क्लासरूम में जाना शुरू किया। इसके अलावा जितने भी प्रायोगिक पक्ष है विश्वविद्यालय का, हम लोग अखबार निकालते हैं, हम लोग वीडियो बुलेटिन बनाते हैं, एक कम्युनिटी रेडियो है, रेडियो कर्मवीर, उसके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो इन प्रयोगों में मैंने पूरे साल विकल्प नाम का अखबार, पहल नाम का अखबार, कर्मवीर नाम का कम्युनिटी रेडियो, इनको रीलॉन्च किया। ये जिस ढंग से पहले छपते थे या सुनाई देते थे, इसके कंटेंट में थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एक इंप्रूवमेंट हमने किया। तो वापस हम उसी भूमिका में आ गए। जो आपके यहाँ के स्टूडेंट्स हैं माखनलाल यूनिवर्सिटी के, बोलते हैं कि कुलगुरु बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि आखिरकार कुलगुरु क्या पढ़ाते हैं। मैंने उनको ये कहा कि भाई कोर्स की जो आपकी विषय वस्तु है, जो भी आपके पाठ्यक्रम हैं, तो वो तो आपके जो स्थायी जो प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं, वो तो आपको साल भर डट के पढ़ाते ही हैं। लेकिन मैं कुछ अनुभव की बात बताना चाहूंगा आपको कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए क्या चीजें जरूरी होंगी। तो मेरी जो रिपोर्टिंग के अनुभव हैं, जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपनी सीमित सामर्थ्य और समझ में, मीडिया में, प्रिंट में, टीवी में, फिर प्रिंट में, ज्यादातर रिपोर्टिंग में जो मैंने थोड़ा बहुत काम करने की जो मुझे अवसर मिला, उन अवसरों में मैंने किस तरह के विषय कवर किए और उन कवरेज के लिए मैंने क्या ऐसी सावधानियां रखी जो अब मैं चाहूंगा कि जो मेरे जूनियर हैं या जो विद्यार्थी हैं, तो उनको वो सावधानियां रखना चाहिए, उनकी तैयारी कैसी करनी चाहिए विषय की, इस पर मैं बात करता हूं। तो मेरा जो उनसे बात करने का विषय होता है वो प्रायोगिक होता है, व्यवहारिक, कि फील्ड में काम करना है तो किस ढंग से काम करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमारे डूज क्या हैं और हमारे डोंट्स क्या हैं, ये हमारे दिमाग में पहले दिन से क्लियर होने चाहिए। तो इन पर मैं वो बात करता हूं जो उन्हें लगता है कि शायद ये बात जरूरी है और कोर्स में वो नहीं होती है उस रूप में। कोर्स में थोड़ा दूसरे ढंग से उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो ज्यादा होता है। तो शायद मुझे लगता है कि ये बात उनको कहीं छू गई हो। हम अब वापस लौटते हैं वहां पर जहाँ पर कि विजय मनोहर तिवारी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। एक अखबार में है, एक टीवी पर है। सिर्फ सीमित नहीं रहेंगे प्रदेश तक, यदि वो प्रदेश स्तरीय है, राष्ट्र स्तरीय है तो भ्रमण पर निकल जाएंगे, विषय कोई उनकी बीट नहीं होगा, हर एक दिन एक नए विषय पर एक नया बड़ा लेख। सुना है कि आपने पत्रकारिता करते करते पूरे भारत की 8 बार परिक्रमा कर ली। ऐसा है, जब आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके निकलते हैं तो जो भी निकलते हैं वो एक नायक की भूमिका के लिए ही मुंबई के सिनेमा उद्योग की तरफ कदम बढ़ाते हैं। लेकिन माध्यम तय करता है कि आपसे उसको क्या रोल प्ले कराना है। आपकी चाहत कुछ भी होगी,
आप बहुत सारे पिछले 60-70 साल के सिनेमा के इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाम हमें मिलेंगे जो एक्टर बनने गए थे लेकिन डायरेक्टर बने, जो हीरो बनने गए थे लेकिन कॉमेडियन बने, जो विलेन के रूप में गए थे लेकिन हीरो के रूप में स्थापित हुए। माध्यम ने उनकी भूमिका तय की, आप तय करने वाले नहीं होते हैं। तो जो 8 बार की परिक्रमाओं की भूमिका मुझे मिली, मैं ये नहीं कहता कि वो मैंने किया है, मेरी जगह कोई भी होता तो वही करता। वो 2010 से 2015 के बीच में मैं एक ऐसी भूमिका में था आउटडोर कवरेज की, मैं शुरू से रिपोर्टिंग में रहा। जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अखबार के ऐसे एकमात्र पत्रकार हैं जो भ्रमण करते हुए पूरे भारत का भ्रमण करते हुए खबरें करते थे। बीट बटी होती थी, यदि गुजरात की खबर मध्य प्रदेश में छापना है तो गुजरात के पत्रकार से, वहां के रिपोर्टर से, वहां के संपादक से मंगाई जाती थी। आप भोपाल से निकलते थे, पूरे देश का भ्रमण करते थे, वो कहाँ की कौन सी खबर है वो भोपाल नहीं, आपके उससे हर एक प्रदेश को देते जहां पर कि आपका अखबार था। तो ये भूमिका एक नई भूमिका थी जो सिर्फ आपके लिए थी। ये कैसे, इसका रास्ता कैसे निकला? ऐसा है, वो मैं पूरा बता देता हूं। मैं दैनिक भास्कर के नेशनल न्यूज रूम में सिलेक्ट हुआ 2010 में। आदरणीय कल्पेश याग्निक उस समय नेशनल एडिटर थे। तो एक कल्पना ये दैनिक भास्कर समूह के प्रबंधन ने तय की थी कि संडे जैकेट एक हमें शुरू करना है। फ्रंट पेज के ऊपर हर रविवार को एक प्रीमियम फ्रंट पेज, एक अभिनव प्रयोग था ये। और इसमें उन्होंने ऐसी लोकप्रिय विषय जो हैं, पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं, तो उन घटनाओं पर एक हमारा संवाददाता देश के कोने कोने में हमेशा होना चाहिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट करेगा, जो लाइव रिपोर्ट करेगा। उस समय डिजिटल मीडिया इतना नहीं था, व्हाट्सएप उस समय आया नहीं था, और आया भी था तो बहुत शुरुआती दौर में ये फेसबुक वगैरह चलते थे। तो संडे जैकेट पर देश के कोने कोने से कुछ ऐसे विषय जो पूरे देश के पाठकों को जानना चाहिए, कम से कम उस अखबार के समूह को जानना चाहिए जो 12-15 राज्यों में प्रसारित है। तो उसमें मेरी एक भूमिका तय हुई। 5 वर्षों तक मैंने पूरे भारत की परिक्रमा 8 बार लगातार की। अलग अलग विषयों पर अलग अलग राज्यों में मैं वापस लौट लौट कर स्टोरी कवर करने गया। तो उन 5 सालों में मैंने भारत के गांव, भारत के शहर, भारत की राजधानियां, भारत के तीर्थ, भारत के नदी, पहाड़, समंदर, ऐतिहासिक स्मारक, सारे त्योहार, पर्व, उत्सव, ये सब मुझे कवर करने का मौका मिला। तो मैं सिर्फ इतना एक निमित्त है मेरा कि मैं उस भूमिका के लिए चुन लिया गया। अब हो सकता है कि उस सही समय पर मैं ना होता तो कोई और होता, तो वो वही करता जो मैंने किया। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो मैंने कुछ किया है, वो एक संयोग के समय था और उसमें मेरी एक भूमिका बनी। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने अखबार के प्रबंधन को, हमारे ग्रुप एडिटर को, उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना। इतने बड़े समूह से अगर इस भूमिका के लिए मुझे चुना, और 5 साल तक उसमें कोई बीट बाउंडेड वर्क नहीं था, वो किसी एक विषय से बंधा हुआ काम नहीं था कि किसी क्राइम पे ही आपको काम करना है या पॉलिटिकल बीट में काम करना है। वो एक राज्य में एक विषय होता था, दूसरे राज्य में दूसरा विषय होता था, फिर उसी राज्य में वो तीसरा विषय होता था। तो हर बार वो नए सोर्स बनते थे, नए सोर्स बनते थे, तो वो अगली स्टोरी में किसी काम में नहीं आते थे। वो आपने जो पूरा कार्यक्षेत्र रहा उसमें एक बात पर फोकस रखा कि विषय वस्तु कोई भी हो, लेकिन जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, संस्कृति है, उसको नहीं छोड़ा। यदि आप क्राइम की खबर करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कृति का पुट जोड़ देंगे। यदि आप क्षेत्र में निकल जाएंगे तो चाहे वो सूर्य की लालिमा हो या फिर वो पहाड़ हो, उसमें कहीं ना कहीं ज्ञान परंपरा का पुट जरूर जोड़ देती है। कहाँ से लाते थे? नहीं, उसका कारण ये है कि भले ही मैं गणित का विद्यार्थी रहा था, पत्रकारिता में आ गया था, लेकिन इतिहास मेरी रुचि का विषय था। तो मैंने इतिहास को, भारत के इतिहास को, जो 1012 वर्षों का इतिहास है, उसको मैंने लगातार पढ़ा। और उस नाते में जहां कहीं जिस स्टोरी के लिए गया, और उस स्टोरी का अगर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो मैं जरूर उसको बुनकर उसमें लाने की कोशिश करता था कि ये भी पाठकों को पता होना चाहिए। तो वो एक वैल्यू एडिशन जैसा समझ सकते हैं। आप ही के शब्दों को कोट करते हैं, डिग्रियां मीडिया संस्थान में सिर्फ गेट पास है। वो मैं इसलिए कहता हूं कि जो डिग्री की भूमिका है वो किसी भी मीडिया संस्थान तक विद्यार्थी को पहुंचाने की है, और उसके बाद उसको हर दिन अपनी एक अलग ही परीक्षा से गुजरना है। किसी भी न्यूज रूम में जाने के बाद, किसी भी मीडिया हाउस में जाने के बाद हर दिन वो डिग्री काम आने वाली नहीं है। और आप अगर एक बार टॉप करके निकले हैं तो ठीक है, उस डिग्री की दम पे आपको एक अवसर मिल जाएगा किसी चैनल में, किसी अखबार में, किसी
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, किसी पीआर एजेंसी में, किसी एड एजेंसी में, लेकिन वहां तो आपको हर दिन एक परफॉर्मेंस से गुजरना है। आपकी हर दिन का काम यह तय करेगा कि आप अगले दिन सुरक्षित हैं या नहीं हैं। वो डिग्री का काम इसलिए मैं कहता हूं कि वो गेट पास है, बस एक बार आपको अंदर करेगा, उसके बाद उसका काम खत्म है। आप हर दिन, हर बार, हर मीडिया हाउस में डिग्री की दम पर नहीं जाएंगे। वो आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपने काम, अपनी मेहनत, वो आपको सिद्ध करेगी कि आप आगे जाने के कितने योग्य हैं। आगे भी कोट करते हैं, आप कहते हैं कि पत्रकारिता जो है राष्ट्र निर्माण का माध्यम है, लेकिन स्वर्ण मृग भी है। वो स्वर्ण मृग वाला जो रूपक है वो मैंने ये एआई और डीप फेक कंटेंट के संदर्भ में कहा था कि अगर एक फेक न्यूज के चक्कर में आप पड़ते हैं तो आप अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं। स्वर्ण मृग कोई दिखाई पड़ता है एक खबर के रूप में और आप उसके पीछे लग गए और आपको लग रहा है कि ये तो वास्तविक खबर है, जबकि वो भ्रम है, और आपने अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो दूसरा झंझट आपको साधु वेश में खड़ा हुआ है आपको ठगने के लिए, और वो पूरी हेडलाइन बदल के रख देगा। तो आपकी विश्वसनीयता एक दांव पे लगेगी। तो इसलिए फेक कंटेंट को लेकर हर एक गंभीर पत्रकार को और जो भी लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको वैसे ही सजग रहने की जरूरत है जैसी लक्ष्मण रेखा के उस तरफ सीता माता को थी। अगर उनको स्वर्ण मृग ना दिखाई पड़ता तो वो पूरी की पूरी रामायण की दिशा ही अलग होती। ऐसा मैं उसको कहता हूं कि जो स्वर्ण मृग है वो एक फेक कंटेंट है, उसकी तरफ बहुत आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। उसको परख लो, उसके बाद आगे बढ़ो, क्योंकि बिना परखे अगर आप आगे बढ़ गए तो अगली फेक न्यूज वहां साधु वेश में खड़ी हुई है। इससे राष्ट्र निर्माण में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं, जैसा मैंने कहा कि इतिहास में थोड़ी मेरी रुचि रही है, और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास में 10,000 12,000 वर्षों का ज्ञात इतिहास है, और इस ज्ञात इतिहास की बेहिसाब कहानियां पूरे देश के कोने कोने में हैं, बताने के लिए, सुनाने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए। और आज भारत अपनी आजादी के लगभग 8वें दशक में, हम 100 साल मनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा भारत की स्वाधीनता का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2 दशक हैं, और भारत की जो पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और हम जिस माध्यम में हैं उससे ताकतवर माध्यम कोई दूसरा नहीं है। मीडिया से बड़ा शक्तिशाली माध्यम कोई दूसरा नहीं है। भारत से शक्तिशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का देश धरती पे दूसरा नहीं है। तो अगर ये संयोग हमारे लिए है कि हम यहाँ हैं और हम मीडिया में भी हैं, ये दोहरा संयोग है, तो हमको इस ताकत को पहचानना चाहिए और इस मीडिया में रहते हुए हम कुछ ऐसा कर पाएं जो भारत के लिए जरूरी है, भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि इस विधा में आने की भूमिका थोड़ी हम सफल और सार्थक बना पाएंगे। हम माखनलाल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर एआई पर बड़ा फोकस है, बड़ा जोर है आपका। क्या बदलाव होने जा रहा है? क्या यहाँ से जो पत्रकारिता के साथ छात्र एआई भी सीख कर निकलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे मीडिया की टेक्नोलॉजी पिछले दशकों में बदली है, इन 35-36 सालों में बदली है, जब 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल सन 2000 में आए तो इस विश्वविद्यालय ने प्रिंट की अपनी दृष्टि को विस्तृत किया और नए नए पाठ्यक्रम शुरू किए, अपनी नए सिरे से तैयारी शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पत्रकार तैयार करने की अपनी एक दिशा में नए कदम आगे बढ़ाए। तो समय समय पे जैसे ही टेक्नोलॉजी बदली है, हमारी जो पूरी R&D है, रिसर्च और डेवलपमेंट की जो पूरी टीम है, वो नजर रखती है इस पर। अभी आपने एआई का जिक्र किया, आज सारे मीडिया हाउस में, पूरे मीडिया में एआई एक अनिवार्य आवश्यकता सभी सेक्टर में बन गई है, और उसी तरह से मीडिया में भी इसकी भूमिका लगातार, इसका हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस तरफ हमें आगे जाना है। जो करने जा रहे हैं वो 2 काम जरूरी ये हैं, इस सत्र में 2026-27 के सेशन में एआई ड्रिवन मीडिया 2 साल का पीजी कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। इसका रिस्पांस देखेंगे, लेकिन हमें ऑफर करना चाहिए, ये समय की जरूरत है। 8 महीने हमने इसकी तैयारी की है, 2 साल का ये पीजी कोर्स है। इसके अलावा जो मीडिया के मेन स्ट्रीम पाठ्यक्रम हैं, परंपरागत पाठ्यक्रम, उसमें एक पेपर एआई और डीप फेक कंटेंट पर जुड़ने जा रहा है, और इसमें हमने मीडिया इंडस्ट्री के कई बड़े विशेषज्ञों को भी जोड़कर यह पाठ्यक्रम तैयार कराया है। और इसके लिए जुलाई में 2 सप्ताह का एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, भाई इनको पढ़ाने वाले क्या जानते हैं एआई के बारे में, जब ये कोर्स में आ जाएगा तो इसकी अनिवार्य कक्षाएं होंगी, तो उन फैकल्टीज को भी ट्रेंड करने का ये 2 हफ्ते का एक बहुत ही सघन और एक कार्यक्रम हमने तय किया है जो जुलाई में होने वाला है।
तो ये आने वाले समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर ये विश्वविद्यालय की एक अपनी एक आंतरिक पहल है। आपके अनुभव को देखते हुए मेरा अगला सवाल है, वो देश में जो पत्रकार हैं उनके लिए भी है और जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं उनके लिए भी है। पत्रकारिता में भविष्य था, भविष्य है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि भविष्य रहेगा। देखिए, ये एक ऐसी एक दुनिया है मीडिया का क्षेत्र, मैं इसको चारों तरफ अनिश्चितताओं से भरी हुई एक दुनिया मानता हूं। आपका आज का अच्छा काम, एक साल का अच्छा काम आपके अगले दिन की नौकरी की गारंटी नहीं है। ये चारों तरफ जोखिम से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन यही तो इसका मजा है, यही तो इसका मजा है। अगर आप इसके लिए खुद को तैयार करते हैं तो ये एक असीमित आसमान है अपना काम करने के लिए। ये 10 से 5 बजे तक की बंधी बंधाई सरकारी मृत जॉब नहीं है कि आप उसके बाद अपने घर जाइए। आपको खुलने के लिए, खुद को खोलने के लिए पूरा मीडिया, प्रिंट, टीवी, डिजिटल एक असीमित आसमान है। आपके पंखों में कितनी उड़ान है ऊंचाई भरने के लिए, वो आप पर निर्भर करता है। तो आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए वो मैंने बताया पहले। तो उस आसमान में उन्हीं लोगों का स्वागत है जो इस आसमान की ऊंचाइयों से नहीं डरेंगे और इसमें कभी भी गिरने की तैयारी और जोखिम के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सामने पूरे 200 साल हिंदी पत्रकारिता को अभी हुए हैं 2026 में। 200 साल हिंदी पत्रकारिता के इस प्रसंग पर, इस अवसर पर, ये जो पूरा 200 साल की भारत की पत्रकारिता का एक इतिहास हमारे सामने है और तमाम हमारे ऋषि संपादकों से लेकर आज के जो सितारा संपादक हैं, जो टेलीविजन ने जिनको सेलिब्रिटी एडिटर बनाया है, डिजिटल ने जिनको एक अच्छी लाखों लोगों की फॉलोइंग दी है, तो वो ऐसे ही तो दी है, वो यहीं कहीं से पढ़ के निकले हैं। हम और आप जैसे ही हैं, वो कोई अलग मिट्टी और चंद्रमा से आए हुए लोग नहीं हैं। तो ये आसमान सबके लिए खुला हुआ है। तो आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी तैयारी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन संघर्ष का एक निश्चित अंतराल पार करने की तैयारी और धैर्य अगर आपके भीतर है तो इस आसमान में आपका भी कोई स्थान सुरक्षित है, ये तय मानिए। हम एक बार फिर वहां पर आएंगे। मैंने कहा था कि नदी बनो, बहते चलो, सागर स्वयं मिल जाएगा, सागर भी आगे चलकर महासागर हो जाएगा। अब तमाम विधाओं का हम आपका जिक्र कर रहे थे, चाहे एक चिंतक के रूप में हो, चाहे लेखक के रूप में हो, साहित्यकार के रूप में हो, शिक्षाविद, पत्रकार। युवाओं को क्या संदेश है? क्या किसी एक विषय पर फोकस करें या फिर एक पड़ाव जब पार पा जाएं, वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती, अगला भी चयन कर सकते हैं। आपका क्या संदेश है? जब ये सवाल किया जाता है कि आपका मार्गदर्शन क्या है, तो मैं ये जवाब देता हूं कि मैं स्वयं अभी मार्ग में ही हूं। मैं स्वयं अभी मार्ग में ही हूं और मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां से मैं कोई संदेश दे सकता हूं या जहां से मैं किसी को कोई मार्गदर्शन देने का अहंकार पाल सकता हूं। लेकिन जो थोड़ा बहुत 20-25 साल सक्रिय मीडिया में, रिपोर्टिंग में रहते हुए पूरे देश में 8-10 बार की यात्राओं के बाद मैं बार बार यही कहता हूं कि एक तो जल्दबाजी में ना रहें। मीडिया का क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आप जल्दबाजी में कुछ हासिल कर लेंगे। अगर आप बहुत जल्दबाजी में होंगे तो मायूसी आपके हाथ लगेगी और निराशा में आप पड़ेंगे। लेकिन आप संघर्ष का एक निश्चित समय पूरा करने की तैयारी के साथ मीडिया में अगर गुजारते हैं तो इसमें आपका जो भविष्य है, युवाओं का जो भविष्य है, वो बहुत उज्जवल है। मैं आज भी ये मानता हूं। और निराशाजनक और वो कतई इसलिए नहीं है कि पहले जितने विकल्प नहीं थे, आज से 35 साल पहले जब ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था तब जितने विकल्प नहीं थे उससे कई गुना विकल्प आज ज्यादा हैं। आपके पास एक शहर में जितने विकल्प थे उससे कई गुना ज्यादा एक ही शहर में है, एक ही राज्य में है, और पूरे देश और दुनिया में अनेक विकल्प हैं। अभी हमने माखन के लाल नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है विश्वविद्यालय ने, और इन 35 सालों में यहां से निकले हुए विद्यार्थी पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो काम कर रहे हैं उनकी कहानियां को छापी हैं। वो हमारी कल्पना के परे है कि वो कहां जाकर क्या क्या कर रहे हैं। तो वो पढ़ना चाहिए और वो असल भारत की कहानी कहते हैं। भारत के युवाओं की जो सपने हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, इन कहानियों को पढ़कर वो युवा ये जान सकते हैं कि अगर वो लोग वहां पहुंचे हैं तो हम नहीं पहुंचेंगे, इसकी कोई कारण नहीं। 8 बार आपने भारत का भ्रमण किया है। अब जब एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आप कुलगुरु हैं तो भारत को कैसे देखते हैं? भारत के हम संक्षेप में समझें, भारत कैसा था, भारत कैसा है, और एक चूंकि हम कुलगुरु की बात कर रहे हैं, भारत का भविष्य क्या देखते हैं? भारत को जानने के लिए एक जन्म और एक जीवन अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। भारत का अपना ज्ञात इतिहास जितना है, जितना पुराना है,
उसको जानने के लिए एक जन्म और एक जीवन, चाहे आप किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, काफी नहीं है। एक बात, जहां तक भारत के भविष्य की आप बात करते हैं, अगर आप भारत के 1000-1200 साल पिछला इतिहास आप पढ़ेंगे तो जिन कष्टों और जिन पीड़ाओं से ये देश, जिन संघर्षों से गुजरा है, उसको देखते हुए आज जहां खड़ा है, 1947 की 15 अगस्त की सुबह जिस मोड़ पर आया है, इन 80 सालों में उसकी जो उतार चढ़ाव से भरी हुई स्वाधीन भारत की जो खंड खंड हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने के बाद भी बचे खुचे भारत की जो यात्रा जहां तक लेकर आई है, हम बहुत आशा से भरे हुए ही हमें होना चाहिए कि 2047 का भारत एक शक्तिशाली भारत होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, किसी प्रकार का संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल, खास तौर पर माखनलाल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उनके साथ जो देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र हैं, पत्रकारिता में अध्ययनरत छात्रों से आपकी क्या अपेक्षा है? पत्रकारिता के अध्ययन में अगर वो हैं, तैयारी के साथ में रहें, वो भारत के इतिहास को पढ़े बिना आगे ना बढ़ें। मैं ये सबको कहता हूं, आप इंजीनियरिंग में हो, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रबंधन में हो, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो या राजनीति में जाना चाहते हो, और अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं, तब तो बहुत जरूरी है कि आपको भारत का इतिहास ठीक से पता होना चाहिए। क्योंकि भारत का इतिहास अगर आपको ठीक से पता होगा तो आप जो लिखने वाले हैं, आप जो दिखाने वाले हैं, आप जो कुछ भी करने वाले हैं मीडिया में, किसी भी भूमिका में, फील्ड में या डेस्क पर, वो बहुत न्यायपूर्ण भूमिका आपकी होगी। और बिना भारत के इतिहास को जाने अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी इमारत की तरह हैं जिसकी कोई नींव नहीं है। तो इतिहास को खूब पढ़ें, उसके बाद आप मीडिया में आएंगे, आपकी चमक बिल्कुल अलग होगी। बिल्कुल, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हैं, यदि आप इतिहास की बारीकी से जानकारी रखते हैं तो जाहिर तौर पर है आप जरूर सफल होंगे। यही कहना है मध्य प्रदेश की माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ सवाल नहीं पूछे जाते बल्कि जवाब भी दर्ज किए जाते हैं। स्मृति जब यादों को संजोए तो बनता है हस्ताक्षर।